वर्क करने लगेगा। That uses the principle of induction motor to produce electrical power. Induction generators operates by mechanically turning their rotors faster than synchronous speed. ये मनोज आता तो है लेकिन लीक कर जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग ऑफ इंडक्शन जनरेटर। तो वर्किंग सिंपल वैसे ही है कि एसी सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है इसको पहले, और फिर इसको शुरुआत में एज ए इंडक्शन मोटर आपको वर्क कराना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे लेके जाएंगे तो इंडक्शन मोटर आपकी एज ए इंडक्शन जनरेटर वर्क लगेगी। ठीक है, the rotor is accelerated to the synchronous speed by the means of prime mover. The slip will be zero and hence the no torque will be net torque will be zero. क्योंकि जब आपकी इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड रन करेगी तो वो ना तो एज ए मोटर और ना ही एज ए जनरेटर वर्क करेगी। ठीक है, और जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी जीरो, because torque is directly proportional to the slip and the slip is zero, then the net torque will also be zero. If the rotor is made to rotate at a speed more than the synchronous speed, the slip becomes negative. A rotor current is generated in opposite direction. क्योंकि रोटर करंट अभी तक सप्लाई टू मोटर आ रहा था, वो मोटर टू सप्लाई जाने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू द रोटर कंडक्टर कटिंग द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड्स। This generated rotor current produces a rotating magnetic field in rotor which pushes the force in opposite way into the stator field. This causes the stator voltage which pushes the current flowing out of the stator winding. क्योंकि जो आपकी रोटर स्टेटर की जो वोल्टेज है that will be more than the supply voltage, then the current flow will from the machine induction machine to the supply. Thus the machine is now working as an induction generator, that is also called the asynchronous generator. तो इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये प्राइम मूवर है। इस प्राइम मूवर को आप जैसे ही रोटेट कराएंगे सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे, तो जो रिएक्टिव पावर को तो कंज्यूम करेगा ये, तो रिएक्टिव इंडक्शन मशीन हमेशा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगी, तो हमेशा आपकी लो पावर फैक्टर और आपकी ये एज ए लैगिंग पावर फैक्टर आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, एक्टिव पावर को ये सप्लाई करेगा सप्लाई में। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये जो इसका स्पीड टॉर्क करंट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी आपने ये। ठीक है, तो ये जो शुरुआत का जो रीजन है इतना आपको दिख रहा है, व्हेन द स्लिप इज लेस देन 1, स्लिप इज greater than 1, not less than 1, the slip is greater than 1, then the induction machine will work in a braking region, and the slip is 1 to 0, the slip is less than 1 and greater than 0, then the induction machine will work as a motor. ये मोटरिंग रीजन होगा। आपको ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आपको जिस तरह से दी जाएगी, इसको जैसे ही स्लिप आपकी ये सिंक्रोनस स्पीड है, जैसे ही प्राइम मूवर के थ्रू अगर आप, क्योंकि विदाउट एनी प्राइम मूवर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक भी नहीं जाएगा। जैसे ही आप प्राइम मूवर से घुमाना शुरू करेंगे और स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगी, उस केस में किसी भी तरह कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, देन द नेट टॉर्क विल बी जीरो। और जैसे ही आप स्पीड को मोर देन सिंक्रोनस स्पीड लेके जाएंगे तो आपका जो टॉर्क है वो नेगेटिव टॉर्क जनरेट होने लगेगा, और जो आपकी इंडक्शन मशीन है वो आपकी एज ए जनरेटर वर्क करने लगेगी। इंडक्शन जनरेटर इज नॉट सेल्फ एक्साइटेड मशीन, और ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। जिस तरह सिंक्रोनस मोटर आपकी सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती, सिमिलरली इंडक्शन जनरेटर आपका सेल्फ एक्साइटेड नहीं होगा। Therefore, when running as a generator, the machine takes reactive power from the AC supply and supplies the active power back into the line. Reactive power is needed for producing rotating magnetic field. तो reactive power की रिक्वायरमेंट होगी रोटर में rotating magnetic field को जनरेट करने के लिए, reactive power की रिक्वायरमेंट होगी। The active power supplied back in the line is proportional to the slip above the synchronous speed. जितनी ज्यादा स्लिप होगी, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से आप रोटेट कराएंगे, उतना ही ज्यादा एक्टिव पावर सप्लाई में फीड होगी। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। एक तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। जो टाइप है आपके इंडक्शन जनरेटर के, वो दो तरह के इंडक्शन जनरेटर को देखने को मिलेंगे। एक तो होगा आपका SCIG, सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। तो मैंने बताया था कि इससे पहले कि इंडक्शन जनरेटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता या सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ अलग से हम कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे जो इसको एज ए सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने के की एबिलिटी जनरेट करेगा। नेक्स्ट आपका है DFIG यानी कि डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। तो दो तरह के जनरेटर को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो आपका सेल्फ एक्साइटेड, तो इसमें हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कुछ इस तरह से, ये डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये कैपेसिटर बैंक क्या करता है कि जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है RMF यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा।
ये रिएक्टिव पावर को जैसे ही फुलफिल करेगा, आपकी एक्टिव पावर की सप्लाई फ्रॉम द मशीन टू द सप्लाई या टू द लोड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको इसको ग्रिड से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम मूवर के लिए यहाँ पे हम चाहें तो इसमें विंड टरबाइन में इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब जहाँ भी स्पीड आपकी नॉर्मल ना रहे या जहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं होती, वहां पे हम लोग इस तरह की मशीन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादातर माइक्रो हाइड्रो मशीनरी, छोटे स्मॉल हाइड्रो मशीनरी से वहाँ यूज हो सकता है, या फिर जो विंड टरबाइंस हैं, ज्यादातर विंड टरबाइन से ही हम लोग इंडक्शन जनरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है डब्ल्यू फेड यानी डीएफआईजी। डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रोटर में अलग से सप्लाई देते हैं। डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर डीएफआईजी सिस्टम इज a popular system in which the power electronic interface control the rotor current to achieve the variable speed necessary for maximum energy capture is in variable events. तो वर्किंग क्या है इसका? The principle of DFIG is that the stator windings are connected to the grid and rotor windings are connected to the converter via slip rings. Connected by the slip rings and back-to-back voltage source converters, the control both rotor and grid currents. Thus, the rotor frequency can freely differs from the grid, क्योंकि रोटर में जो हम इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो रोटर की सप्लाई देने के लिए आपको रोटर की सप्लाई रोटर की फ्रीक्वेंसी भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक है, जो इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई इसमें इंजेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये आपका रोटर है। ये रोटर मतलब ये आपका प्राइम मूवर है, ये गियर बॉक्स है, और ये रोटर इसको रोटेट करेंगे, और जो आपका ये जो डब्ल्यू फेड है, मतलब यहाँ से जो सप्लाई देंगे वो रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो उसके कट करने से स्टेटर में जो आपकी ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर्स हैं ये आपके वर्क करते हैं। ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये कुछ डिटेल डायग्राम है। यहाँ पे हम एलपीएफ यानी लो पावर लो पास फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद फिर एसी डीसी कन्वर्टर, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये और ये कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल करता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी स्पीड है, यहाँ से एक फीडबैक सिस्टम लगा देता है, जितनी भी स्पीड होगी उस स्पीड के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल सिस्टम इसकी फायरिंग और एक्सटेंशन को कंट्रोल करेगा। उसी की वजह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो रोटर की फ्रीक्वेंसी पे मेंटेन रह पाती है। ठीक है, इस तरह से डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है? फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है वहां पे हम लोग डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, जो पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स है वहां पे इंडक्शन जनरेटर यूज होता है। या पावर कन्वर्टर्स फीडिंग रेलवे पावर्स ग्रिड फॉर द पावर ग्रिड वेयर फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। ठीक है, तो उस जगह पे ये जो डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर है ये यूज होते हैं। तो ये था आपका इंडक्शन जनरेटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज हैं। MCQs, a three-phase induction motor can also be run as, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स कैन रन आल्सो बी रन एज, सिंक्रोनस जनरेटर रन तो कर नहीं सकता ये, डीसी सेंट मोटर भी रन नहीं कर सकता क्योंकि डीसी मशीन है तो स्ट्रक्चर अलग होता है। एनी ऑफ द मेंशन्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नहीं है, तो आपका ये एज ए इंडक्शन जनरेटर ये वर्क कर सकता है। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, कैन वर्क इन आइसोलेशन, शुड वर्क इन पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर, एनी ऑफ द मेंशन्ड। तो ये आइसोलेशन वर्क नहीं कर सकता, कैन वर्क इन आइसोलेशन, कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। शुड वर्क इन पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर, हाँ ये आंसर होगा, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर के पैरेलल में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो ये पहले इसको सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आप इसको सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा स्पीड रोटेट कराएं, उसके बाद फिर आपका ये जो जनरेटर है ये आपका एज ए सॉरी इंडक्शन मोटर आपके एज ए जनरेटर ये वर्क करने लगेगी। ठीक है, शुड वर्क इन पैरेलल विद सिंक्रोनस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर must have static capacitor bank, can have static capacitor bank,
शुड हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, एनी ऑफ द मेंशन। अभी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, एनी ऑफ द मेंशन लगा सकते हैं और लगा के निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए आपको कैपेसिटर बैंक को यूज करना ही होगा, तो मस्ट हैव वाला आंसर ही आपका ठीक होगा। ठीक है, मस्ट हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक। शुड हैव या कैन हैव नहीं, मतलब हो सकता है, होना चाहिए या नहीं, आपको होना ही होना, मतलब कैपेसिटर बैंक की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो मस्ट हैव स्टैटिक कैपेसिटर बैंक ही आप इसका आंसर सही लगाएंगे। एनी ऑफ द मेंशन आप इसमें यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। कैन है मतलब हो सकता है, कैन है को मतलब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये जरूरी नहीं होना ही चाहिए। शुड है मतलब होना चाहिए, तो मतलब हो कि ना हो, तो ऐसा नहीं है। मस्ट हैव स्टडी कैपेसिटर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर एन इंडक्शन मोटर टू वर्क इन आइसोलेशन इट शुड हैव लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स, लीडिंग रिएक्टिव पावर सोर्स, लीडिंग रिएक्टिव पावर सिंक, एनी ऑफ द मेंशन। तो अगर आपको एज ए आइसोलेशन में वर्क करना है, ठीक है, तो आपको रिएक्टिव पावर का सोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर आपका इंडक्शन मोटर आपका यूज मतलब नहीं कर सकता। ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स जैसे कि आपका कैपेसिटर बैंक आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसको आइसोलेशन मतलब सिंगल मतलब इसको सिंगल अगर आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल यूज करना चाहते हैं तो आपको इसमें रिएक्टिव पावर सोर्स आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सोर्स आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका ये लीडिंग पावर फैक्टर, ये आपका ये लैगिंग पावर फैक्टर में ही वर्क करेगा। ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर सोर्स नहीं हो सकता, लीडिंग रिएक्टिव पावर सिंक नहीं, एनी ऑफ द मेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैग्नेटाइजेशन कर्व इन द इंडक्शन जनरेटर वर्किंग इन आइसोलेशन हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज। तो आइसोलेशन यानी कि सिंगल, अगर आप आइसोलेशन का मतलब है कि आप बिना किसी हेल्प के मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी एज ए डीसी शंट जनरेटर होगी। द कैरेक्टरिस्टिक भी एज डीसी शंट जनरेटर, डीसी क्यूमुलेटिव नहीं होगा, डीसी सिंक्रोनस जनरेटर भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द मेंशन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ द मेंशन या ऑल ऑफ द अबव आंसर है तो वही आंसर से होगा, जरूरी नहीं है। डीसी शंट जनरेटर की तरह ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, डीसी कम्युलेटिव और सिंक्रोनस स्पीड के साथ तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द रेजिडुअल फ्लक्स इज एब्सेंट इन द रोटर आयरन ऑफ द आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर, तब क्या होगा? इट विल नॉट रन, इट विल रन एज इंडक्शन मोटर, इट विल बर्न द वाइंडिंग, इट विल नॉट अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर इट विल नॉट जनरेटर। रन। इट विल नॉट रन, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होगा किसी इंडक्शन जनरेटर में और आइसोलेटेड लिखा हुआ है ना इसमें, अगर ये टर्म आइसोलेटेड ना हो, डबली फेड है अगर आपका, तब आपका रन कर सकता है। आप डबली फेड है, आप दूसरी तरफ से आप उसको सप्लाई दे रहे हैं तो आपका रन कर सकता है। लेकिन आइसोलेटेड का मतलब है कि आप उसको सिंगली चला रहे हैं, मतलब आपने उसको किसी की हेल्प से उसको नहीं चला रहे हैं, किसी भी तरह का आप अलग से उसको सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है तो आपका मोटर रन नहीं करेगा। और रेजिडुअल फ्लक्स के एब्सेंस में सिर्फ इंडक्शन जनरेटर ही नहीं, अगर डीसी जनरेटर भी है, डीसी सीरीज जनरेटर हो या डीसी शंट जनरेटर हो, सेपरेटली एक्साइटेड बात नहीं कर रहा हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड को केस अलग है। डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर या आपका इंडक्शन जनरेटर, अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होगा तो ये रन नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट वर्क। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वोल्टेज बिल्डअप इन एन आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर डिपेंड्स ऑन। तो वोल्टेज बिल्डअप किस पे डिपेंड करती है? अ कैपेसिटर बैंक, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन कोर, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द स्टेटर आयरन। तो ये किससे वर्क करेगा? सर ए बी पे। कैपेसिटर बैंक वैल्यू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आयरन को, रोटर आयरन पे तो वर्क नहीं करता। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ स्टेटर का जो कोर होगा या स्टेटर आयरन होगा उससे वर्क करेगा, ये नहीं होगा इसका आंसर, इसको छोड़ सकते हैं। एक मिनट, रोटर, हाँ रोटर, सॉरी ये नहीं होगा, रोटर में होगा आपका। ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ स्टेटर आयरन, स्टेटर आयरन पे डिपेंड करेगा रोटर आयरन, क्योंकि रोटर में अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा तभी इसमें जो फ्लक्स होगा इसके स्टेटर को कट, स्टेटर के कंडक्टर कट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका इंडक्शन जनरेटर है वो वर्क करेगा। ठीक है, और उसमें जो जनरेटेड ईएमएफ है वो उसी पे डिपेंड करेगा
कि कितना रेजिडुअल मैकेनिज्म उसमें है। ठीक है, अगर रेजिडुअल मैकेनिज्म नहीं होगा, मैग्नेटिज्म नहीं होगा इस रोटर की आयरन में, रोटर के कोर में, तो आपका इंडक्शन जनरेटर है वो वर्क नहीं कर सकता। या फिर कैपेसिटर बैंक वैल्यू, कैपेसिटर बैंक की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर बैंक कितना रिएक्टिव पावर उसको प्रोवाइड कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिडुअल मैकेनिज्म ऑफ स्टेटर आयरन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। इट्स आंसर विल बी ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोल्टेज ऑफ एन एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा कि इसमें दोनों ही गलत है, दोनों ही फॉल्स होना चाहिए, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो वोल्टेज ऑफ एन एक्सटर्नल एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट बी, ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी कंट्रोल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली बार जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर है तो उसमें से ना तो आप वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे और नहीं आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि यार दोनों ही सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, आप इसको फॉल्स लगा चले जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप इसको सही करेंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर है इसका मतलब डी। कि हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये सही हो गया। ठीक है, आपको लगेगा कि दोनों ही मतलब सेंटेंस गलत हैं। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे और सरसी निगाह देखेंगे वो कहेंगे यार वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं करने बताते, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन कंट्रोल नहीं होती, तो आप कहेंगे ठीक है इसमें भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, मतलब ये भी गलत है ये भी गलत है, मतलब दोनों ही गलत है कि बोथ फॉल्स नहीं होगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा फर्स्ट तो ट्रू है, क्योंकि नहीं लिखा है कि कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी लिखने में होता था कि थ्योरी के जो पेपर होता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता या थोड़ा बहुत उस अप्रोच अगर सही होती है तो लिख देते तो नंबर मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन अगर आप गलत होगा तो गलत ही हो जाएगा उसमें क्वेश्चन। इसमें आपको ये नहीं है कि इसमें कोई इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होगा डायरेक्टली। इसमें ग्रे वाला कोई चांस नहीं है कि ठीक है कि कुछ पोर्शन सही है तो आपको नंबर मिल जाए, ऑप्शन गलत है तो गलत ही हो जाएगा आंसर इसमें आपका। तो आपको केयरफुली आपको करना पड़ेगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें दिक्कत नहीं है कि आप अगर तुक्का ही मार आएंगे तो उससे गलत भी होगा तो उसमें उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और फिर उसके ऑप्शन, सारे ऑप्शन को पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन देखा सही है लगा के चले गए, देखो उसमें कहीं अलग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है वो आंसर इसका सही हो। ठीक है, तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज या आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ एन इंडक्शन जनरेटर्स इन रियल टाइम सिस्टम। तो क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, शॉर्ट कमिंग मतलब डिसएडवांटेजेस। इट नीड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर। हाँ ठीक है, ये तो डिसएडवांटेज है ही, क्योंकि रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इफिशिएंसी पुअर है, बिल्कुल सही बहुत कम इफिशिएंसी होती है। इट कैन वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर ओनली। हाँ ये भी ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब जितने भी हैं इसके, ये सारे सारे इसी के डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, मतलब ये लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क करेगा। अगर जहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर होगा, आपको लगे कि कहीं लैगिंग पावर फैक्टर है वहां पे हम इसको यूज कर सकें, तो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये आपका हमेशा ही लीडिंग पावर फैक्टर, जहाँ पे आपका पावर फैक्टर, जहाँ पे आपको रिएक्टिव पावर एक्सेस में है। ठीक है, जहाँ पे आपका रिएक्टिव पावर एक्सेस में, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है कि रिएक्टिव पावर एक्सेस में रिएक्टिव पावर कंजम्पशन होना हो, वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे रिएक्टिव पावर की एक्सेस है। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी पावर फैक्टर बहुत ही पुअर है, तो वहां पे अगर आप इसको यूज करने जाएंगे तो पावर फैक्टर और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडक्शन जनरेटर इज सेल्फ एक्साइटेड मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड नहीं है ये, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करूं तो इंडक्शन जनरेटर इज नॉट अ सेल्फ एक्साइटेड। इसको आपको सेल्फ एक्साइटेड बनाना पड़ता है कैपेसिटर बैंक लगा के। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है एसईआईजी सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर, एसईआईजी पढ़ा है हम लोगों ने, तो होता है, ट्रू होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एसईआईजी इसको बनाया जाता है, उसको मैं कैपेसिटर बैंक का यूज करके हम उसको सेल्फ एक्साइटेड बनाते हैं। अगर हम उसमें कैपेसिटर बैंक यूज ना करें तो वो आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर, उसमें तो किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उसमें किसी भी तरह की आपको एक्साइटेशन की जरूरत नहीं, किसी तरह कैपेसिटर बैंक की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, तो वो कंप्लीटली सेल्फ एक्साइटेड है। इंडक्शन जनरेटर, अब आप कहेंगे हमने एससीआईजी पढ़ा है सर, वो तो हमने हमारे सिलेबस में है, हमारे लिखा हुआ है सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर, तो ये फॉल्स कैसे हो गया। तो फॉल्स ये ऐसे हो गया क्योंकि आपको उसको एससीआईजी या सेल्फ एक्साइटेड बनाना पड़ता है कैपेसिटर बैंक का यूज करके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहेंगे सर हमारे सिलेबस में है सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर, और आप कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सेल्फ एक्साइटेड बनाना पड़ता है।
समझ रहे हैं? वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे हम, ठीक है, तब बनेगा। अगर रेजिडुअल मैकेनिज्म नहीं होगा तो भी आपका वो काम नहीं करेगा। इस तरह से इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स वाला ही इसी तरह का। इंडक्शन जनरेटर कैन वर्क, ये कैन ओनली वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, कैन वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, तो ये लीडिंग, इसका आंसर ये ट्रू होगा। इंडक्शन जनरेटर कैन वर्क ओनली ऑन, ये कैन ओनली वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर सेट होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन काफी इजी रखे जाते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के रखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो काफी टफ होते हैं। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, काफी टफ है। तो पेपर हर तरह का रहेगा, आपको इजी भी होगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और टफ क्वेश्चन भी होंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे आपके। चूज द करेक्ट मैच फॉर द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर। तो ये मैच आपको लग रहा है इसमें मैच क्या करना है, इसको मैच करना है या इसको मैच करना है। तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पूरा आपका एक टेबल है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे स्टेटर करंट है, वाई एक्सिस पे पावर आउटपुट है। तो इन दोनों में से कौन सा कर्व बनेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। और टॉर्क स्लिप में अगर टॉर्क एक्स एक्सिस पे है और स्लिप वाई एक्सिस पे है, तो इन दोनों में से कौन सा कर्व बनेगा। इसी तरीके से स्पीड आपकी एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे पावर आउटपुट है, तब इनमें से कौन सा कर्व बनेगा। तो आप कर्व को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि स्टेटर करंट और पावर आउटपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था आपको, ये कुछ डीसी शंट मोटर की तरह था। तो डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें ये वाली, सॉरी एक मिनट, स्टेटर करंट है ना, हाँ। तो स्टेटर फील्ड करंट नहीं है, स्टेटर करंट और पावर आउटपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका ये सेकंड वाला ग्राफ होगा। तो ये वाला ग्राफ जो है आपका, ये सेकंड ग्राफ, ये वाला, ये होगा, ये आपका ए, ठीक है। तो इसको आप यस सर। हाँ, इससे आप इससे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर ओके, नेक्स्ट आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, स्लिप टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो स्लिप जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो स्लिप इंक्रीज करेगी तो टॉर्क आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी ये टॉर्क स्लिप या स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये वाली डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल होता है सर। हाँ, तो ये वाली होगी थर्ड, तो आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको जो इसके कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, इस तरह का। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो है, ये स्लिप है, ये स्लिप जीरो है। जैसे जैसे आप इस स्लिप को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि स्लिप अगर बढ़ती जाएगी आपकी, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपको इस तरह से बनेगी। तो इसी का मिरर इमेज बनाया गया सर है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे सर पेपर में सर, ये स्लिप वगैरह के। एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब सर ग्राफ वाला क्वेश्चन तो आ ही सकता है सर। एक आध क्वेश्चन तो आएगा। भाई ये तो इंडक्शन बहुत जनरेटर दिक्कत का मैं करेगा बता ना दे रहा हूँ, सर, देखो ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चंस का दिक्कत लेवल जो है करेगा। आपका हर तरह का आएगा। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन यस आएंगे, सर। आप देखते ही उसका आंसर लगा देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन को ओवर एक्साइटेड होकर जल्दबाजी ना करें, सर रिजेक्शन कुछ भी नहीं कर क्वेश्चंस सकते को सर, पूरा पढ़ें, पहली बार ही पेपर बना रहे हैं। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें, ऑप्शन को, सारे ऑप्शंस को पूरा पढ़ें। उसके बाद उसको जैसे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होगा, क्वेश्चंस कम होंगे, तो आप आराम से एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डेढ़ मिनट एक क्वेश्चन को आराम से दे सकते हैं। इतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं अच्छे से, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, बात पूछना था। थर्ड आपका है स्पीड एंड पावर आउटपुट। तो स्पीड पावर आउटपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये वन फर्स्ट वाली होगी। तो आप इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे, इस वाली को आप इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है, इसलिए मैं इसको आपके लिए लेके आया था ये। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन फील्ड। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि टॉर्क स्लिप और स्पीड एक ही बात होती है। स्लिप और स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो टॉर्क स्पीड ये कैरेक्टरिस्टिक, ये तो सभी को याद होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक सबको याद होगी, ठीक है। क्योंकि ये आपकी डीसी मोटर की, सॉरी इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इसी तरह की रहती है। तो ये टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक आपकी ऐसी रहती है, तो ये तो आप लगा ही लोगे। उसके बाद बाकी आप स्पीड और पावर की कैरेक्टरिस्टिक आपकी, आपने देखा होगा कि मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि शंट जनरेटर की तरह होता है। तो स्पीड के साथ पावर का जो आउटपुट है, वो डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक आपको इसी तरह की दिखाई देगी। जो फर्स्ट जो स्लिप है आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी बचा हुआ इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि सेकेंड वाला बी का थर्ड पार्ट किसमें दिया हुआ है, तो बी का थर्ड पार्ट एक ही में दिया हुआ है और किसी में है ही नहीं,
समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन Yes, बहुत sir. टफ है, आपको लगा सकते हैं। Yes, तो sir. डॉग्स की प्रैक्टिस पता है, बी का थर्ड पार्ट सिर्फ एक ही में है और तो किसी में है ही नहीं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन फील्ड वेयर एन इंडक्शन जनरेटर कैन बी यूज्ड। तो कहाँ यूज पावर हो स्टेशन स्टीम यस पावर सर, प्लांट में हो सकती है, वहां पे तो हम विंड में लोग होता है। विंड पावर, स्टीम हाइड्रो पावर। पावर प्लांट में हम लोग हाइड्रो अल्टरनेटर यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यस सर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और स्टीम पावर स्टेशन सेम ही है दोनों, क्योंकि न्यूक्लियर में भी हम वाटर की स्टीम बना के ही हम उसको स्टीम टरबाइन ही यूज होती है। तो यहाँ पर तो नहीं होगी, विंड पावर सिस्टम में ही यूज होगा आपका इंडक्शन जनरेटर, तो इसमें विंड पावर सिस्टम ही आपका ए वाला ऑप्शन सर। यस सर, हाँ आंसर जी सही सर होगा। ए। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अच्छा इस तरह क्वेश्चन भी आपको होंगे जिसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। 2 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स, दो मोटर हैं, दो जनरेटर्स हैं। 2 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द स्लॉट डेप्थ, जो स्लॉट डेप्थ है रोटर की इन द मशीन बी इज मोर देन दैट ऑफ ए, मतलब जो जनरेटर बी है उसकी स्लॉट डेप्थ ज्यादा है इन कंपैरिजन विद ए। जो आपका डीप बार डबल केस लिखा हुआ ना आप लोगों ने, तो डीप बार इसमें डीप बार यूज किया गया है और उसमें थोड़ा सा कम डीप बार यूज किया गया है। द मशीन बी एज कंपेयर टू मशीन ए विल हैव, तो क्या ज्यादा होगा इसमें, लेस पुल आउट टॉर्क बट बेटर पावर फैक्टर, more pull out torque but poor power factor, less pull out torque and poor power factor, more pull out torque and better। तो पुल आउट टॉर्क को मैं बता दूं थोड़ा सा, बस इतना याद रखिएगा कि जैसे बढ़ती चली जाएगी रोटर की जो कंडक्टर की रोटर की जो केज यूज करते हैं उस केज की जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो उसका जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो जो पुल आवाज आउट कट टॉर्क है रही है वो आपकी घटता सर। चला जाएगा, टॉर्क है वो कम होगा। तो पुल आउट टॉर्क है यानी कि इसको पुल करने की जो यानी कि एक्साइट की जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, तो पुल आउट टॉर्क कम होगा। और हाँ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी पावर फैक्टर आपको ऑटोमेटिक क्या कहते हैं इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो बेटर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिएगा इसको। इसका हालांकि अगर आप प्रूव करने जाएंगे तो जैसे बहुत लंबा चौड़ा है, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे जो रोटर की स्लॉट की डेप्थ है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या कहते हैं हम लोग क्या करते हैं जो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और पुल आउट टॉर्क जितना रिक्वायरमेंट होगी वो कम कम पुल आउट टॉर्क रिक्वायरमेंट होगी। कॉन्सेप्ट को आप लोग इंडक्शन मोटर से ले सकते हैं आप, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर के बारे में बताया जरूर गया है वो, लेकिन इंडक्शन मोटर में बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो केज रोटर की जो डेप्थ है अगर वो कम रहेगी, मतलब पेरिफेरल अगर केज बार यूज करेंगे तो उसमें जो कटिंग है मतलब जो फ्लक्स कटिंग है वो कम होगी, और फ्लक्स कटिंग कम होगी तो काफी ज्यादा टॉर्क मतलब काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मोटर को उसको, तो जो पुल आउट टॉर्क है काफी ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ते चले सर ये जाएंगे बहुत लंबा तो क्वेश्चन जो हो गया। फ्लक्स कटिंग बढ़ती चली जाएगी और फ्लक्स कटिंग बढ़ेगी तो उससे जो पुल आउट टॉर्क है टॉर्क ज्यादा सर जनरेट होगा, अंकित को डाउट है। टॉर्क कम होगा इससे, और हाँ पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा इससे। तो बस ऐसे आप समझ लीजिए कि इस तरह से आप जो जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ती चली जाएगी रोटर केज बार की वैसे वैसे जो पुल आउट टॉर्क है वो कम होता चला जाएगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। 3 3 हो गए। सर आपकी ठीक है, आवाज कट रही है सर। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अभी लास्ट क्वेश्चन था इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जो सर, नेक्स्ट मैं आप लोगों को लेके आऊंगा कल में, कल थैंक यू से शायद सर। क्लास होगा, थैंक यू हम लोग सर। उसमें लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। LIM सर एक क्वेश्चन था तो सर, जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे तो सर अगर कॉपी में अगर हमने नीचे देख के थोड़ा मतलब सॉल्विंग करने की कोशिश की क्या उतना अलाउड होगा? अलाउड है भाई, सब अलाउड है, सब कर सकते भाई चीटिंग अरे पे नहीं, सब पढ़ाई हो पे गया ध्यान यार, दो। अगर घर से हैं। अगर देखो अगर पर्सनल हम मोबाइल देखो से घर पहले से जुगाड़ हो लैपटॉप से अगर जाते आप हैं। एग्जाम दोगे तो कुछ भी कर सकते हो यार उसमें। लेकिन वही है कि क्वेश्चंस वो किस तरह के रहेंगे क्या रखेंगे वो तो जाने, हालांकि क्वेश्चंस आपको मिल जाना चाहिए जैसे भी है, लेकिन वैसे इसमें क्वेश्चन ही जो रख दे कहीं टेक्निकल ना वो मिल सब क्वेश्चन यही जाए। आपसे जरूरी नहीं पूछने कि लायक क्वेश्चन क्वेश्चन है, हम आपको लोग खुद मिल अरेंज जाए, कर सकते हैं। आप उसके उस पर डिपेंडेंट मत रहो कि क्वेश्चन आपको मिल सर जाएंगे, आप अपनी तैयारी अपनी तरह से पूरी रखो। यस एग्जाम सर, कैसे करता होना हूँ है इसी क्या होना वाला है सर, वो क्या जुगाड़ स्टडी रहेगी, वगैरह। तो जब एक दो एग्जाम वहां पे जाके दोगे तो एक्चुअल कंडीशन आपको पता लगेगी। आप पहले से ऐसे मत करना कि हम लेंगे बैक कर लेंगे ऐसे कर पाएंगे वैसे कर पाएंगे, हो सकता है कि सर कुछ भी हो सकता है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी सिस्टम में अगर आप टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो
तो सेम उसमें सिस्टम पे तो आप मतलब बगल कोई दूसरा ब्राउजर या दूसरा टैब खोल के मत बैठिएगा। अगर आपको ऐसा करना हो तो आप दूसरा सिस्टम ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है जो ये आप ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह के या जो पाइथन के जो होते यस सर। सर उसमें भी अलर्ट जारी हो जाएगा तुरंत। मूव वाले सर एग्जाम 50 ऑनलाइन, वार्निंग्स तो मिलेंगे उसमें मैंने देखा सुना कि है। बहुत सारे बच्चों ने क्या काम किया कि जो पर्सन एक्सेस तो कई सारे फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों को मिलेगा ना सर? कई सारे students को ये काम कैसा लगा हुआ। हाँ सर। सर हेलो सर। सर कहाँ चले गए यार अंकित? पता नहीं मिश्रा जी। अरे यार सुने हैं कि फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों को भी एक्सेस मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा ही। चुप की दोनों लोग मदद तो तब तो फैकल्टी चाहे तो थोड़ा बहुत तो करा ही सकती है एक बार। थोड़ा बहुत मिश्रा फैकल्टी पूरा भाई। करा। अरे अटेंडेंस दो, अटेंडेंस दो तुम लोग। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस बीच सर। में नेट कट रहा था। कोई नहीं, चलो अटेंडेंस दे देते हैं। यस सर। आदर्श कुशवाहा, आकाश यस सिंह, सर। आकृति प्रेजेंट मित्तल, सर। अभिषेक सुबह आता है शाम को नहीं आता, अचिन जिंदल सुबह से गायब है, ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। सर वो थोड़ा वैक्सीन लगवा लिया, उसको दिक्कत हो गया है। आकाश कुशवाहा किसको? अचिंत को? यस सर। इम्यूनिटी लूज हो गई उसकी। ये चलो आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, यस सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, दिव्यांश मिश्रा, सर। गणेश, नंबर लगा दिए। हाँ दर्श लग गया था मेरा। हरिओम, हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित, हेमंत, हेमंत से प्रेजेंट। कैलाश, किशन, मानिक, मनोज। मनोज तो जुड़ा था, कहाँ भाग गए? सर मनोज आजकल बहुत कम क्लास कर रहा है सर। मोहम्मद जाहिद, अलबरसा खान, प्रेजेंट सर। सर रोल पवन नंबर कश्यप, 4। अभिषेक कहाँ भाग यस जाते हो सर। तुम बीच बीच में? पवन कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रियम, ये भी भाग। पुष्पेंद्र, सस्पेंस हो रहा है सर, मोबाइल लेक्चर ऑन करके। रिया सिंह, प्रेजेंट सर। रुद्रांश, सचिन यादव, शिवम राजपूत, शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। तो आया इसके बाद सोम दुबे, सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत और शिवम नहीं गोयल। सर कोई नहीं है इसके बाद। छोड़ो ठीक है। यस सर। भाई क्या हो गया सचिन को? अरे सचिन थोड़ा भाई गया, वो कह रहा था कि हम कॉलेज चलो जाके ठीक है, क्लास करेंगे। ओके तुम लोग लीव कर लो, उसके बाद बात कर लेना आराम से, यस सर। रिकॉर्ड होता है इसमें।